नमस्कार। कभी सोचा है कि 10 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों वाली भारतीय रेलवे आखिर अपनी इतनी बड़ी टीम बनाती कैसे है? तो चलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट मशीनों में से एक के कह सकते हैं ब्लूप्रिंट को देखते हैं और समझते हैं कि ये इतना विशाल वर्कफोर्स बनाती कैसे है और फिर उसे मैनेज कैसे करती है। तो देखिए, सवाल सिर्फ भर्ती का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ये इतनी बड़ी मशीनरी काम कैसे करती है। ये कहानी है एक ऐसा वर्कफोर्स बनाने की जो सचमुच में पूरे देश को चलाता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। देखते हैं कि कैसे रेलवे पटरियों पर काम करने वालों से लेकर बोर्डरूम में बैठने वालों तक हर रोल के लिए सही लोगों को ढूंढती है। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले सर्विस के 4 लेवल कौन कौन से हैं। फिर देखेंगे कि ज्यादातर लोगों का सफर शुरू कहाँ से होता है, यानी ग्रुप सी और डी में। उसके बाद प्रमोशन की सीढ़ी चढ़कर ग्रुप बी और ए तक कैसे पहुंचते हैं, और आखिर में हम उस सिस्टम को समझेंगे जिसके तहत ये सारी पोस्ट्स मैनेज होती हैं। तो चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर से। देखिए, रेलवे को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके पूरे वर्कफोर्स को 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, और यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। तो ये है वो पूरा नक्शा। सबसे पहले है ग्रुप डी, जो पे लेवल 1 में आता है। ये बिल्कुल फाउंडेशनल एंट्री लेवल रोल्स हैं। फिर एक कदम ऊपर है ग्रुप सी, पे लेवल 2 से 7 तक। ये लोग असल में रेलवे के ऑपरेशंस की रीढ़ की हड्डी हैं। उसके बाद आता है ग्रुप बी, जहां से सुपरवाइजरी और जूनियर मैनेजमेंट की शुरुआत होती है। और सबसे टॉप पर है ग्रुप ए, यानी एग्जीक्यूटिव और सीनियर मैनेजमेंट। हर लेवल किसी भी कर्मचारी के करियर का एक अहम पड़ाव है। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादातर लोग इस सिस्टम में अपना पहला कदम रखते कहाँ हैं? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए इंडियन रेलवे में सफर की शुरुआत ग्रुप सी और डी से ही होती हैं। असल में सबसे ज्यादा भर्तियां इन्हीं लेवल्स पर होती हैं। तो चलिए ग्रुप डी से शुरू करते हैं, जिसे अब पे लेवल 1 के तहत क्लासिफाई किया गया है। ये कई रेलवे कैरियर के लिए बिल्कुल पहला फाउंडेशनल एंट्री पॉइंट है, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। इन पदों पर जो भर्ती होती है वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसीज करती हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। ग्रुप सी के जो पद हैं उनके लिए भर्ती करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबीज। लेकिन जो पूर्ववर्ती ग्रुप डी यानी पे लेवल 1 के पद हैं उनकी भर्ती होती है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स यानी आरआरसीज के जरिए। मतलब सिस्टम में एंट्री के लिए ये 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। 21, जी हाँ, पूरे देश में इतने ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं जो ग्रुप सी की भर्तियां करते हैं। ये कोई एक सेंट्रल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि देश के कोने कोने से टैलेंट को ढूंढा जा सके। मसलन कुछ बड़े आरआरबी लोकेशंस की बात करें तो इनमें मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, प्रयागराज, बेंगलुरु, सिकंदराबाद और गुवाहाटी जैसे शहर शामिल हैं। इस तरह के ज्योग्राफिकल फैलाव से ये पक्का किया जाता है कि मौके सिर्फ एक जगह सिमट कर न रह जाएं, बल्कि पूरे देश के लोगों तक पहुंचें। अच्छा, एक बार कोई सिस्टम में आ गया तो फिर आगे कैसे बढ़ता है? तो चलिए अब करियर में प्रमोशन पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि ग्रुप बी और ए में मैनेजमेंट रोल्स तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं, क्योंकि यहीं पर भविष्य के लीडर्स तैयार होते हैं। तो ग्रुप बी जो है वो मैनेजमेंट की सीढ़ी पर पहला कदम है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। ये पद सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के अनुभवी कर्मचारियों को प्रमोट करके ही भरे जाते हैं। ये एक तरह से उनकी सर्विस और उनके अनुभव का सम्मान है। तो सवाल है, ये प्रमोशन होता कैसे है? इसके 2 रास्ते हैं। 70% सीटें तो सीनियरिटी और सूटेबिलिटी के आधार पर भरी जाती हैं, मतलब अनुभव को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और बाकी जो 30% है वो भरी जाती हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी LDCE के जरिए। इससे जो हाई परफॉर्मर्स हैं उन्हें तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और फिर हम पहुंचते हैं इस पिरामिड के टॉप पर, ग्रुप ए। ये है ऑफिसर कैडर। ये वो लीडरशिप है जो पॉलिसी बनाती है, बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लेती है और पूरे इंडियन रेलवे सिस्टम को दिशा देती है। और ग्रुप ए की भर्ती में हाल ही में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। पहले की जो 8 अलग अलग सर्विसेज थीं, उनको मिलाकर अब एक नई यूनिफाइड सर्विस बना दी गई है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस यानी IRMS।
और 2023 से इस एलीट सर्विस में भर्ती यूपीएससी के जरिए होने वाले एक डेडिकेटेड आईआरएमएस एग्जाम से होती है। अच्छा, हमने लोगों की तो बात कर ली, लेकिन उन पोस्ट्स का क्या जिन पर ये लोग काम करते हैं? तो चलिए अब उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर नजर डालते हैं जो इन पोस्ट्स की संख्या को कंट्रोल करता है, वो नियम जो खुद वर्कफोर्स के साइज और शेप को तय करते हैं। ये एक बहुत ही फंडामेंटल पॉलिसी है। सभी राजपत्रित और गैर राजपत्रित पदों के सृजन पर एक सामान्य रोक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडियन रेलवे में नई पोस्ट्स बनाने पर आमतौर पर रोक लगी हुई है। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। विस्तार से ज्यादा फोकस अब मौजूदा वर्कफोर्स को ऑप्टिमाइज करने और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने पर है। तो सवाल ये है कि अगर नई पोस्ट नहीं बन सकती तो फिर बदलती जरूरतों को पूरा कैसे किया जाता है? इसका जवाब है मैचिंग सरेंडर के सिद्धांत में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नई नॉन गेजेटेड पोस्ट बनानी है तो सिस्टम में कहीं और से उसी वैल्यू की एक पोस्ट को सरेंडर करना होगा, यानी खत्म करना होगा। ये एक तरह से एक के बदले एक वाला सिस्टम है। और इस पूरे लेन देन को मैनेज करने के लिए रेलवे वैकेंसी बैंक का इस्तेमाल करता है। इसे पोस्ट्स के लिए एक फाइनेंशियल सेविंग्स अकाउंट की तरह समझिए। जब कोई पोस्ट खत्म होती है तो उसकी जो सैलरी वैल्यू है वो इस बैंक में जमा हो जाती है और फिर बाद में उस वैल्यू को वहां से निकाला जा सकता है जहां किसी नई पोस्ट की ज्यादा जरूरत हो। अब देखते हैं कि यह असल में काम कैसे करता है। जब डिविजनल लेवल पर कोई पोस्ट सरेंडर होती है तो उसकी वैल्यू बंट जाती है। उसकी 50% वैल्यू तो लोकल इस्तेमाल के लिए डिवीजन के बैंक में ही रहती है, 25% हेडक्वार्टर्स के बैंक में जाती है और बाकी के 25% रेलवे बोर्ड के बैंक में। ये रिसोर्सेज को फिर से बांटने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है।